ओके, तो आप सभी का स्वागत है इस मानवा के सेकंड सीजन के अंदर। आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे। और हाँ, अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देख रखा है तो आपको उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। तो चलो ये देखते हैं कि इसके पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। हमने ये देखा था कि जेक का सामना एक ऐसे रेड नाइट से होता है जो कि काफी पावरफुल था, और साथ ही साथ उसने हर्सियोन नाम का कोई पावरफुल आर्मर भी पहन रखा था, जिसकी वजह से जेक का उसका सामना करना नामुमकिन सा था। और इसी की वजह से हमने ये भी देखा था कि लास्ट में रेड नाइट ने जेक के सीने में तलवार घुसा दिया था, और देखने से लग रहा था कि जेक मारा गया, और वहीं पर सीजन 1 एंड हुआ था। तो चलो बढ़ते हैं सीजन 2 की तरफ। वहीं पर हमें सीजन 2 की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि ये रेड नाइट जेक से ये कहता है कि अब तुम आराम कर सकते हो, और वो ये कहकर उसके सीने से अपने स्वॉर्ड को निकालकर यहाँ पर से जाते हुए ये कहता है कि भले ही तुम मेरे दुश्मन थे, लेकिन तुम इस जगह पर एक काबिल दुश्मन थे जिसे कि मैंने काफी टाइम से नहीं देखा था। वहीं पर वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी एक उड़ता हुआ नाइफ उसके गर्दन के पास से गुजरता है, और उसका गर्दन जख्मी हो जाता है। वहीं पर रेड नाइट पीछे की तरफ देखता है तो पीछे की तरफ से जेक गायब था। वहीं पर वो आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेक उसके पीछे अपीयर होते हुए उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। वहीं पर हमें इसका कारण ये बताया जाता है कि आखिर जेक इतने जख्मी होने के बावजूद भी कैसे बच गया। उसने यहाँ पर एक टॉप ग्रेड के हीलिंग पोशन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी स्टेमिना और जो उसकी जख्म थी वो तुरंत ही रिकवर हो चुकी थी। लेकिन जितना उसका रिकवर हुआ था उसने वो सारी पावर उस रेड नाइट को मारने में लगा दी होती है, इसलिए वो फिर से अपने घुटनों के बल आ जाता है। और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैंने उस हीलिंग पोशन को अपने शॉर्ट कट स्लॉट के अंदर नहीं रखा हुआ होता तो मैं पक्का इस जगह पर मारा जाता। लेकिन जो ये चीज है वो मेरे इंटरनल वाले चीजों को ठीक नहीं कर पाएगी। तभी उसे वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है कि तुमने अपने स्किल्स का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है, और इसी चीज की वजह से तुम अपने क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आ चुके हो। वहीं पर इस कारण से जेक नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं अपने दुश्मनों के सामने नहीं बेहोश हो सकता हूँ। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी जो उसका सिस्टम होता है वो उसे उसके सेफ्टी के लिए बेहोश कर देता है। लेकिन जेक की अब भी हल्की फुल्की कॉन्शियसनेस बची हुई थी, इसलिए वो सोच रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से इस जगह पर सरवाइव कर जाए। तभी जो जेक का ग्लूटोनी एबिलिटी होता है वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, और वो उस रेड नाइट के शरीर को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और इसी चीज की वजह से जो उसकी स्टेमिना, मेंटल पावर और जो माना होती है वो और भी एनर्जी से भरना शुरू कर जाती है। और जबकि उसने एक डिमोनिक ह्यूमन के ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब किया होता है तो जो उसकी एस्थेटिक डिस्चार्ज की एक स्किल होती है वो सी लेवल से ए लेवल पर पहुंच जाती है। वहीं पर इस कारण से जेक पूरे तरीके से हील हो जाता है, और वो चौंकते हुए जाग जाता है। और वो ये कहता है कि मुझे यह लगा था कि मैं मारा जाऊंगा अगर मेरे पास ग्लूटोनी नहीं होता तो। तभी उसकी नजर सामने की तरफ रेड नाइट के आर्मर के ऊपर पड़ती है, जो कि एक एस ग्रेड का आर्मर है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया जाता है। उससे ये पूछा जाता है कि क्या तुम इससे अपना आर्मर बनाना चाहते हो। इसके लिए जेक इसके लिए मान जाता है, और उसके हाँ कहते के साथ ही जो वो आर्मर होता है वो पूरे तरीके से जेक को कवर अप कर लेता है। उसे ये भी बताया जाता है कि जो ओनर है वो अपने हिसाब से इस आर्मर के फॉर्म को चूज कर सकता है। अभी के वक्त पर तुम इस आर्मर के सिर्फ 3 ही मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी के जो 28 ग्रेट मैजिक सर्कल्स हैं वो इस आर्मर के अंदर लॉक है। वहीं पर जेक आगे
आगे ये कहता है कि ये आर्मर काफी लाइट है, जो इसका फंक्शन है वो तो काफी बढ़िया है, लेकिन अभी वो अपने इस आर्मर को हटाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं इस आर्मर को नहीं हटाऊंगा तो जो इंपेरियल वाले बंदे हैं वो मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए मैं बाद में इसके फॉर्म को चेंज करके पकड़ूंगा। अभी के लिए मुझे लीव करना चाहिए। लेकिन तभी उसे इस जगह पर खून और लाशों की सुगंध किसी तरफ से आती है, और वो जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये देखकर जेक उनके ऊपर काफी गुस्सा होता है। तभी वो एक्सपेरिमेंट करने वाले बंदे जेक को देख लेते हैं और वो इस जगह पर पॉइजन से जेक के ऊपर अटैक करते हैं, और ये पॉइजन जेक के ऊपर असर भी कर जाता है। लेकिन वो अपर क्लास के एंटीडोट का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील करते हुए यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को खत्म कर देता है, और उसने यहाँ पर सारे के सारे इस लैब के रिसर्च मटेरियल को भी हासिल कर लिया था, क्योंकि ये एक इंपेरियल लैब है तो यहाँ पर रोज डिजीज के बारे में भी कुछ जानकारियां मौजूद होगी। लेकिन तभी जेक के पीछे एक बंदा आ जाता है और वो उससे ये कहता है कि तो तुम्हें मेरे इस लैब को बर्बाद किया है। वहीं पर उसे देखकर जेक फौरन से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पर उसके ओरा ब्लेड को देखकर ये मिस्टीरियस बंदा काफी हैरान हो जाता है, और वो इस जगह पर किसी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है। तभी जो जेक होता है वो उसे दो भागों में बांट देता है, लेकिन जो ये बंदा था उसने किसी अजीब सी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो फौरन से एटम्स के अंदर चेंज होते हुए दूसरी तरफ एकजुट हो जाता है। वहीं पर उसके कपड़े और उसके मैजिक एबिलिटीज को देखकर जेक अपने मन के अंदर ये सोचता है कि ये सारी चीजें देखकर मुझे ये लगता है कि ये डेजर्ट स्कॉर्पियन क्लैंग से मौजूद होगा, क्योंकि वो यहाँ पर फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, और ऊपर से ये एक सिक्स्थ सर्कल का है। मुझे ये नहीं लगा था कि जो एम्पायर है वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा होगा। तभी जो जेक होता है वो माना रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हुए उसके उस मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ये बंदा ये कहता है कि तो तुम इस जगह पर प्योर ब्लडेड ड्रैकर हो। वहीं पर वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर किसी स्क्रोल को फाड़ते हुए एक काफी पावरफुल चाइमेरा को अपीयर करता है, और वो बंदा आगे ये कहता है कि ये मेरा ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है, यहाँ तक कि एक ड्रैकर भी उससे हरा नहीं सकता है, और वो अपने चाइमेरा से जेक के ऊपर अटैक करवा देता है। वहीं पर जो जेक होता है वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा था, लेकिन तभी वो इस जगह पर अपने गेल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पंजे के नीचे से गायब होता हुआ ऊपर आसमान में चला जाता है, और वो ऊपर की तरफ से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जेक को उसकी पीठ के पीछे भी कोई भी कमजोर हिस्सा नजर नहीं आता है, इसलिए वो वापस से नीचे आ जाता है, और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर जेक ये सब कहने के बाद लगातार इस जगह पर उस चाइमेरा के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी सिस्टम उससे ये बताता है कि तुम यहाँ पर अपने इनेट ऑथोरिटी ड्रैगन कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हो। क्या तुम इस ड्रैगोनिक टारगेट को कमजोर करना चाहते हो? वहीं पर ये सुनकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या यह पॉसिबल हो सकता है, और वो ये सब सोचने के बाद फौरन से अपने ड्रैगन्स डिग्निटी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर इस कारण से जो ये काइमेरा होता है वो जेक से डरना चालू कर जाता है। ये देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि जबकि ये काइमेरा मेरे से डर रहा है तो शायद से उस बंदे ने इसे बनाते वक्त ड्रैगन के किसी थ्रेट का इस्तेमाल किया होता है। तभी सिस्टम उससे ये पूछता है कि क्या तुम ड्रैगोनिक कंट्रोल को एक्टिवेट करते हुए उस टारगेट को सबजुकेट करना चाहते हो? इस पर जेक इसके लिए मान जाता है, और फौरन से उस कैमरा के पांव के नीचे से एक फॉर्मेशन अपीयर होते हुए गोल्डन चेन उससे पकड़ लेती है, और इसी के साथ ही जो ये कैमरा मॉन्स्टर होता है वो जेक के कंट्रोल पर आ जाता है। वहीं पर उसे जेक से ऐसा बर्ताव करता हुआ देखकर ये पर्सन परेशान होते हुए
ये कहता है कि आखिर ये काइमेरा मेरे कमांड को क्यों नहीं मान रहा है। तभी जो जेक होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए काइमेरा से ये कहता है कि जाओ और उसका बैंड बजा दो। वहीं पर कुछ समय के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये मिस्टीरियस बंदा यहाँ पर खत्म हो चुका था। वहीं पर जेक उसके सामानों को छेड़छाड़ करते हुए ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा नाम ये था, तुम्हारा नाम गुराउ अल रोमानी था। मुझे ये लगा था कि जो ये बंदा होगा वो स्कॉर्पियन क्लैन का सेकंड इन द कमांड होगा। तभी जेक की नजर काइमेरा पर पड़ती है जो कि काफी प्यार से जेक की तरफ देख रहा था। इस पर जेक उससे ये पूछता है कि आखिर तुम इस तरीके से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तभी सिस्टम उससे ये पूछता है कि क्या तुम इस ड्रैगन को एक नाम देना चाहते हो। अगर तुम इसे नाम दे देते हो तो तुम जब चाहो तुम इसे बुला सकते हो। इस पर जो जेक होता है वो उसे उसी बंदे का नाम दे देता है जिसे कि उसने थोड़ी देर पहले मारा था। वो ये कहता है कि आज से तुम्हारा नाम गुराउ है। ये सुनकर इस बंदे के तो मुंह से खून निकल जाता है और उसे ये बात पसंद नहीं आता है। इस पर जेक ये कहता है कि तुम्हें पसंद नहीं आया लेकिन इसके लिए काफी लेट हो चुका है। वहीं पर इसी के साथ ही जेक वापस डॉन जुआन से मिलने के लिए जाता है। वहीं पर डॉन जुआन उससे ये कहता है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि तुमने यहाँ पर उस डरपोक पाउलो को एलिमिनेट कर लिया है। इस पर जेक ये कहता है कि मैंने अपने वादे को पूरा किया। डॉन जुआन ये कहता है कि हाँ तुमने अपने आप को प्रूफ कर लिया इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है और वैसे भी मैं इस जगह पर ताकतवर वॉरियर्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ और मैं उसी तरीके से तुम्हें देखता हूँ। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या बच्चे वो तो इस जगह पर ये नाम देकर उन्हें एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है। वहीं पर इस चीज की वजह से जेक काफी गुस्से के अंदर अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं फिर से तुम्हें अपने इन्हीं दोनों हाथों से मारूंगा। तभी डॉन जुआन जेक के पास जाकर ये कहता है कि जेक मुरे तुम पीछे की तरफ देखो, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे तोहफे रेडी किया है। वहीं पर ये देखकर जेक भी काफी हैरान हो जाता है। डॉन जुआन आगे ये कहता है कि तुम तो इस जगह पर मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे ना, तो तुम्हें इस जगह पर मेरी तरफ से भी मेरे ट्रस्ट का प्रूफ चाहिए ना। वहीं पर जैसे ही जेक उन तोहफे को अनलॉक करके देखता है तो उनके अंदर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं बंदों का सर होता है जिससे कि पहली बार जेक ने मीटिंग के दौरान मुलाकात करी थी। डॉन जुआन जेक से ये पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। इस पर जेक स्माइल करते हुए ये कहता है कि ऑफ कोर्स बॉस। जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी बेहतरीन है, ये सारी चीजें प्लान के मुताबिक ही चल रही हैं। अभी के वक्त पर सिंडिकेट के एग्जीक्यूटिव्स का खात्मा हो चुका है, अब बस मुझे इस जगह पर री को सबसे ऊपर लेकर आना है। तभी डॉन जुआन आगे ये कहता है कि हालांकि यहाँ पर एक और मुश्किलात आ चुकी है। जेक इसके बारे में पूछता है। डॉन जुआन ये बताता है कि हमें ये पता चला है कि पावेला को ये पता चल चुका है कि हम लोगों ने ही उनके ऊपर अटैक कराया था। इस पर जेक भी अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो तो जाहिर था। तभी डॉन जुआन आगे ये कहता है कि जबकि उन्हें इसके बारे में पूरे तरीके से पता चल चुका है तो मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें और इसके बारे में पता चले। तुम जाओ और इस जगह पर और साउथर्न कॉन्टिनेंट के मास्टर को सबक सिखाओ। इस पर जेक ये कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा और ये काम करूंगा। यह सुनकर डॉन जुआन हैरान हो जाता है। जेक उससे ये कहता है कि हाँ मैं पावेला जाऊंगा और मैं आपकी इच्छा उन्हें बताऊंगा, लेकिन इसके रिटर्न में मुझे एक फेवर चाहिए। आपको इसके बदले री को कुछ पावर देना होगा ताकि वो इस सिंडिकेट की नई कोर बन सके। इस पर डॉन जुआन कुछ देर सोच कर ये कहता है कि ठीक है अब मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा और वो आगे चुटकी बजाते हुए ये कहता है कि और मैं तुम्हारी हेल्प करने
करने के लिए यहाँ पर इस कार्टेल के ग्रेटेस्ट हिटमैन के स्क्वाड को तुम्हारे पीछे भेजूंगा। वह उसके चुटकी बजाते के साथ ही काफी सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर जो उनका लीडर था वो जेक के पीछे अपीयर होता है। उसे देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो वही है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें पाओलो सेंटोस के तेरी तरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एबेल अपने साथियों के साथ आया था। वहीं पर उसका साथी उसे ये बताता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। यहाँ पर यह पक्का हो चुका है कि जो इंपीरियल इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इधर से ही सामने की तरफ गई थी और हमें इसके अलावा कुछ और भी पता नहीं चला है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर लगभग एक स्क्वाड मेज और नाइट्स यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर फाइट भी हुआ था। इस पर एबल नीचे की तरफ एनर्जी को चेक करते हुए ये कहता है कि नहीं, यहाँ पर स्क्वाड नहीं आई थी बल्कि यहाँ पर एक अकेला बंदा आया हुआ था। यह सुनकर उसका साथी हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर आपका ये कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर तो स्वर्ण और मैजिक दोनों के निशान हैं। इस पर एबल उससे यह कहता है कि वो पक्का एक रेड नाइट होगा और उसने अकेले ही सबका सामना किया होगा। यह सुनकर उसका साथी खामोश हो जाता है। एबल आगे ये कहता है कि यहाँ पर कुछ निशान बाकी थे लेकिन उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले ही कवर अप कर लिया था, इसलिए हम और कुछ नहीं खोज पाएंगे। इसलिए मुझे ये जानना है कि आखिर जो एम्पायर वो क्या छुपा रही है। वहीं पर यह सुनकर उसका साथी परेशान होते हुए एबल को रोकते हुए ये कहता है कि क्या आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जा रहे हैं? क्या हो अगर आगे जाकर प्रॉब्लम खड़ी हो जाए? इस पर एबल ये कहता है कि विलियम, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे कि मैं मिस नहीं कर सकता हूँ और ये चीज मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बता रही है। तुम्हें तो ये अच्छे तरीके से पता है कि आखिर मैं कितना उत्सुक हूँ ड्रैकन और एम्पायर को मेरा बनाने के लिए। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पाबिला कार्टेल पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ के लोगों को एक बोट आते हुए नजर आती है और वो बंदे नीचे वाले बंदों से ये पूछते हैं कि आखिर तुम लोग किसके साथ हो। वहीं पर नीचे की तरफ जेक की ही टीम होती है। वहीं पर जेक फौरन से अपने स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करता हुआ उस पर्सन को खत्म करते हुए नीचे की तरफ गिरा देता है। वहीं पर ये पर्सन नीचे की तरफ पानी में गिरने ही वाला होता है कि तभी जो वो हिटमैन का लीडर होता है वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को दीवार में खपचा देता है। ये देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि हम इस तरीके से उनका सामना कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आवाज ना आए। ये बंदा तो सच में काफी अमेजिंग है। तभी वो इस लीडर से ये कहता है कि सिमोन ऊपर की तरफ आओ। तो इस बंदे का नाम सिमोन है। जेक इस बंदे के बारे में बताते हुए ये कहता है कि इसका नाम सिमेन सापातारो है। इसी पर्सन ने मुझे साउथर्न स्टाइल मार्शल आर्ट और असेसिन्स की टेक्निक को सिखाया था। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि मैककेन कार्टेल के अंदर सारी चीजें काफी बकवास है, लेकिन ये इकलौता ऐसा बंदा था जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ। और यहाँ पर रिग्रेस होने के बावजूद भी जो हमारी बैटलिंग साइनरी है वो काफी इनक्रेडिबल है। ये काफी बेहतर रहेगा उस बंदे को अपने साथ में लाना। वहीं पर ये लोग सिटी के अंदर जाते हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर पूरे सिटी के अंदर फोर्सेस फैली हुई है। सिमोन ये कहता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग सेंट्रल एरिया के अंदर जा सके? इस पर जेक हमें जवाब देता है। वो आगे ये कहता है कि जो ये जगह है वो ओरिजिनली होली एम्पायर का हुआ करता था, तो जरूर यहाँ पर अंडरग्राउंड रास्ते होंगे। इस पर साइमोन ये पूछता है कि क्या तुम अंडरग्राउंड जाओगे? ये बात सेंस नहीं करती है। आखिर तुम उस भूल भुलैया के अंदर रास्ता कैसे खोजोगे? इस पर जेक ये कहता है कि तुम देखते जाओ, वहाँ जरूर रास्ता मिलेगा। वहीं पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं इस जगह पर अपने मिनी मैप के गाइड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इन्हें
उस भूल भुलैया के अंदर लेकर जाऊंगा। वहीं पर रास्ते में जेक मिनी मैप को देखते हुए ये कहता है कि यहाँ पर भी काफी सारे फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन ये बात काफी बुरी है कि मैं यहाँ पर रेड नाइट को लोकेट नहीं कर सकता हूँ। मैं सारे रेड नाइट से नीचे वाले लेवल के बंदों के बारे में इस मिनी मैप के अंदर देख सकता हूँ, लेकिन रेड नाइट को नहीं। और इसी चीज की वजह से मेरी लास्ट टाइम काफी हालत खराब हुई थी। वहीं पर जेकब उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे ये कहता है कि हम लोग ऑलमोस्ट वहां पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से हम लोग सेपरेट करने वाले हैं। तुम सारे लोग जितना हो सके आसपास बॉम्ब्स को प्लांट कर लो। मैं जा रहा हूँ सेकंड इन द कमांड मेथियो को इस जगह पर खत्म करने के लिए। इस पर सिमोन और उसके साथी इसके लिए मान जाते हैं और जेक आगे की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं पर जो जेक होता है वो इस जगह पर अपने रास्ते में आने वाले रुकावटों को हटाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं माथियो को यहाँ पर मार डालता हूँ तो जो पाबेला का बॉस है वो काफी गुस्सा होगा और इस चीज की वजह से मैकन और पाबेला के बीच जंग हो सकती है। लेकिन क्या डॉन जुआन सच में मुझे ऐसा करने के लिए यहाँ पर भेजा है? वो इस जगह पर काफी केयरफुल है। वो ऐसे ऐसे कांड करता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि उसने हमें यहाँ पर सही इरादे से भेजा होगा। अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है तो हम सारे लोग यहाँ पर से मुर्दा जाएंगे। अगर वो सच में यहाँ पर पावेला को वार्न करना चाहता है तो वो थोड़ा मोड़ा सेक्रीफाइस तो कर सकता है, लेकिन डॉन जुआन तुमने मुझसे पंगा लिया है, इसलिए मैं पक्का यहाँ पर मेथियो को मारूंगा। वहीं पर वो फौरन से एक टनल से बाहर की तरफ निकलते हुए काफी सारे पाबेला के लोगों से टकरा जाता है। वहीं पर वो लोग आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही जेकब काफी तेजी से उन सारे बंदों को मार देता है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी अजीब है। मुझे ये लगा था कि यहाँ पर जो पाबेला है और जो एम्पायर है वो साथ में काम कर रहा है, तो आखिर यहाँ पर इंपेरियल सोल्जर्स का है नहीं है और ना ही यहाँ पर मिनी मैप के अंदर कोई रिएक्शन आया था। उसकी ये कहते के साथ ही यहाँ पर एम्पायर के सोल्जर्स आ जाते हैं। वहीं पर उन्हें अचानक से देखकर जेक भी हैरान हो जाता है। वहीं पर वो सारे एम्पायर के नाइट्स जेक के ऊपर हमला बोल देते हैं। वहीं पर जेक भी उनकी तरफ हमला करने के लिए जाना शुरू कर जाता है। वहीं पर वो सबसे पहले एक सोल्जर के अटैक को डॉज करता हुआ ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने नाइफ से उसे खत्म कर देता है। वहीं पर जो एक मेज होता है वो अपने मेज स्क्वेड का इस्तेमाल करते हुए जेक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेकब स्विफ्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक्स को डॉज करता हुआ फौरन मेज स्क्वेड के पास जाते हुए एलिमेंटल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे मेज स्क्वेड को खत्म कर देता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो सारे लोग इंपेरियल फैमिली के अंदर काफी कमजोर हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर जो एम्पायर है वो इन कमजोर लोगों को यहाँ पर भेज रहा है। तभी जो जेक होता है वो बचे हुए सोल्जर से ये कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। वहीं पर उसने अपने ड्रैगन के डिग्निटी स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और वो काफी डरावने अंदाज में उनसे ये कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर जीना चाहते हो तो तुम लोग अभी फौरन से यहाँ पर चले जाओ। अगर तुम लोग यहाँ पर मरना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। वहीं पर इस कारण से वो सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं। वहीं पर में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेक ने सारे लोगों को खत्म कर दिया होता है और वो ये कहता है कि आखिर जो एम्पायर है वो करना क्या चाहता है। साउथ की तरफ आते हुए तभी ऊपर की तरफ एक अजीब सा चोगे पहने हुए पर्सन अपीयर होते हुए ये कहता है कि तो यहाँ पर एक चूहा हमारे ग्रेट प्लान को इंटरप्ट कर रहा है। उसे देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर वो यहाँ पर कब आया, मैंने उससे बिल्कुल भी सेंस नहीं किया। वो उस पर्सन से ये पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी जो ये बंदा होता है वो अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सारे मरे हुए सोल्जर्स को ज़ॉम्बी के रूप में ऊपर की तरफ उठा लेता है और वो जेक से ये कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। वहीं पर जो जेक होता है वो उन सोल्जर्स को वापस मारते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसने एक ही बार में इतने सारे ज़ॉम्बीज
जोम्बीज को उठा लिया वो सच में एक हाई लेवल का ब्लैक मेज होगा, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर ब्लैक मेज होते हैं वो तो स्कॉर्पियन क्लैन से होते हैं ना, तो आखिर उसके पास वो स्कॉर्पियन क्लैन का सर्कल क्यों नहीं है। वहीं पर जेक गुस्से के अंदर एक जोम्बी को खत्म कर देता है। वहीं पर जोम्बी को मारते के साथ ही जेक को 10 कर्मा पॉइंट मिलते हैं। वहीं पर कर्मा पॉइंट मिलते के साथ ही जेक का जो पूरा का पूरा मूड होता है वो चेंज हो जाता है और वो खुश होते हुए ये कहता है कि ये काफी बेहतरीन है और वो उन जोम्बीज को बड़े मजे से मारता हुआ कर्मा पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा था और उसने देखते ही देखते सारे जोम्बीज को मार दिया था। ये देखकर वो मिस्टीरियस बंदा फौरन से यहाँ पर से चला जाता है। ये देखकर जेक भी हैरान होता है। वहीं पर वो आगे बढ़ते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो मुझे बाद में उस आदमी को कर्मा पॉइंट्स के अंदर बदलना पड़ेगा और चाहे जो कुछ भी हो मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। मैं जल्दी ही मेटियो के ऑफिस के अंदर पहुंच जाऊंगा और वो बंदा जल्दी ही आने वाला है। उसकी ये कहते के साथ ही एक नाइफ उसके गले के अंदर आ जाती है और सामने की तरफ साइमोन अपीयर होता है और उसने ही उस नाइफ को जेक के गले के ऊपर रखा हुआ था। जेक उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था साइमोन। जेक आगे ये कहता है कि तो ये कारनामा डॉन जुआन का है, उसने ही तुम्हें मुझे बातचीत आगे बढ़ने से पहले खत्म करने का हुक्म दिया होगा। वहीं पर सिमोन आगे कुछ नहीं कहता है और वो जेक के और पास जाकर उससे ये कहता है कि जो हमारे बॉस है वो पाबेला कार्टेल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए इसके लिए तुम जैसे कमजोर बंदे की जरूरत नहीं है। जेक उससे ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम लोगों को इस जगह पर पाबेला के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में पता भी नहीं चलता। सिमोन ये कहता है कि हम लोग इस जगह पर री का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे बिना भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। तभी जो जेक होता है वो इस जगह पर अपने हीलिंग फैक्टर को बंद करते हुए फौरन से सिमोन के स्वर्थ को अपने गले के अंदर हल्का सा घुसाते हुए ये कहता है कि तो अब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे सेदो लेस घोस्ट। वहीं पर ये सुनकर सिमोन हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हें मेरा पिछला नाम कैसे पता है। जेक ये कहता है कि सिमोन सापेटारो, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में भी पता है और मुझे ये भी पता है कि आखिर तुम डॉन जुआन के लिए काम क्यों कर रहे हो। सिमोन हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। जेक उससे ये कहता है कि क्या तुम इस जगह पर कुश्को किंगडम के लास्ट ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। वहीं पर ये सुनकर सिमोन काफी सीरियस हो जाता है और वो जेक से ये पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। वहीं पर वो जेक को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी जेक अपने स्वर्थ को समन करते हुए उसके स्वर्थ को जमीन में चिपका देता है। सिमोन ये पूछता है कि आखिर तुम्हें हमारे बारे में कितना पता है, आखिर तुम कौन हो। इस पर जेक उससे ये कहता है कि मैं ड्रैकर का डायरेक्ट डिसेंडेंट में से एक डिसेंडेंट हूँ, मेरा नाम जेक ड्रैकर है। वहीं पर उसके बारे में सुनकर सिमोन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम वही यंगेस्ट ब्लू नाइट हो। अगर इस चीज के अंदर ड्रैकर इन्वॉल्व होता है तो ये पूरे साउथर्न कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस पर जेक उसे ये बताता है कि इसके अंदर मेरे फैमिली का कोई भी हाथ नहीं है, मैं अपने आप ही ये काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिमोन ये कहता है कि आखिर तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और साथ ही साथ आखिर तुमने अपना नाम मेरे सामने रिवील क्यों किया, तुम इसे छुपा कर भी रख सकते थे। इस पर जेकब सिमोन से स्वर्थ को छुड़वाते हुए ये कहता है कि तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, डॉन जुआन के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं कुश्को के ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करूंगा और साथ ही तुम्हारी हेल्प करूंगा इस किंगडम को वापस से बनाने के लिए। यह सुनकर सिमोन हैरान हो जाता है। जेक उससे ये कहता है कि
मैं यह मानता हूँ कि इसके ऊपर बिलीव करना काफी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा कि मैकन के अंदर रहना ये बेफजूल हो जाएगा। तुम इसके बारे में सोचो, अगर तुमने डॉन जुआन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर मार दिया तो आखिर जो पाबेला के लोग हैं वो क्या करेंगे? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि डॉन जुआन तुम लोगों के लिए रीइंफोर्समेंट भेजेगा? सिमोन ये कहता है कि नहीं, हमने हमेशा अपने आप को बचाया है, और साथ ही साथ जब कुछ को किंगडम इस जगह पर बर्बाद हुआ था तो कार्टेल के लोगों ने ही हमें जमीन दी थी रहने के लिए। इस पर जेकुस ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि जो डॉन जुआन है वो प्रीवियस रॉयल नाइट्स यानी कि तुम लोगों को इस जगह पर डिसअपियर करना चाहता है, और इसके बाद वो काफी हाई प्राइजेस के अंदर रेबल्स को प्रिंसेस को बेच सकता है। वहीं पर इसी के साथ ही जेक हमें कुछ को किंगडम के इतिहास के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि कुछ को किंगडम 10 साल पहले बर्बाद हुआ था, और इसी चीज की वजह से सिमोन ने फिलहाल में ही पैदा हुए प्रिंसेस को अपने साथ लाकर बॉर्डर के पास रिफ्यूजी लिया था, और वो उसने ताकतवर बनने के लिए एक आउटलो बन गया ताकि वो ताकतवर होकर रेबेल्स को हराकर अपने प्रिंसेस को उनकी गद्दी तक पहुंचा सके, और इसी चीज की वजह से वो डॉन जुआन के नीचे हिटमैन बना था। लेकिन डॉन जुआन को सिमोन के पास्ट के बारे में ऑलरेडी पता था, और आखिर में मेरे पास्ट लाइफ के अंदर सिमोन इस जगह पर मारा गया और प्रिंसेस को भी रेबल फोर्सेस के हवाले बेच दिया गया था। उसने अपनी आखिरी पलों में मुझसे ये कहा था कि मैं उसके जाने के बाद प्रिंसेस का ख्याल रखूं, लेकिन जब तक कि मैं उसे खोज पाता सारी चीजें तबाह हो गई थी। प्रेजेंट में जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सिमोन तुम मैकन को छोड़ दो। सिमोन आगे ये कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुमसे इसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन हम मुझे जो लगा था कि मैकन हमेशा स्टेबल रहेगा वो तुम्हारे आने की वजह से काफी गंदे तरीके से शेक कर रहा है। जब से बॉस यहाँ पर पाबेला के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, जो ये सिचुएशन है वो और भी अजीब हो रही है। जेक ड्रैकर, आखिर तुम्हारा अल्टीमेट मकसद क्या है? जेक ये बताता है कि तुमने पहले ये कहा था कि मुझ जैसे कमजोर की यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये दोनों कार्टेल्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर दे, और जब इस जगह पर ये वॉर ओवर होगा तो मैं मैकन के पीछे जाऊंगा। ये सुनकर सिमोन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो इसका असल मकसद डॉन जुआन है। जेक आगे ये कहता है कि सिमोन मैं सीरियस हूँ, मैं सच में यह चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करो। इस पर सिमोन ये कहता है कि तुम मुझसे दो चीजें वादे करो, तुम मेरी हेल्प मत करना बल्कि मेरे साथियों की भी हेल्प करो तुम्हें ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही साथ तुम ये वादा दो कि तुम इस जगह पर कोच को किंगडम के ब्लड लाइन की हेल्प करोगे ताकि वो किंगडम को रिस्टोर कर सके, और तुम उनसे सच्चा बात करना। इस पर जेक ये कहता है कि मैं एक नाइट के ऊपर कसम खाते हुए ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर जो सिमोन था वो इस जगह पर जेक के अंदर में आ जाता है और वो उसे अपना मास्टर स्वीकार लेता है। तभी जेक आगे ये कहता है कि अच्छा सिमोन, इन सभी फॉर्मेलिटीज को बंद करो और खड़े हो। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि आखिर तुम बाहर कैसे निकल सकते हो, आखिर तुम्हारे बाकी के सब ऑर्डिनेट्स कहाँ गए। इस पर सिमोन यह बताता है कि जब मैं इस जगह पर सिग्नल दूंगा तो वो लोग एक्सप्लोडिंग्स को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए बाहर की तरफ भागेंगे। इस पर जेक उससे ये कहता है कि तो तुम उन्हें अभी भेजो और तुम अपने सब ऑर्डिनेट को अंडरग्राउंड के पाथ एंट्रेंस के पास बुलाओ, और तुम इस बात को समझ लो कि अब मैं मेथियो को इस जगह पर मारने के लिए जा रहा हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही ये दोनों बंदे आपस से अलग हो जाते हैं। वहीं पर जो जेक था वो मेथियो को पकड़ चुका था और उसने काफी गंदे तरीके से मेथियो की हालत कर दी थी। मेथियो जेक से ये कहता है कि क्या तुम्हें यह लगता है कि मैकन ये सब करने के बाद सेफ रहेगा? जेक उससे ये कहता है कि नहीं, अगर जो ये वार है वो टूट पड़ती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से होगा। वहीं पर जेक एक लेटर को इसके मुंह के अंदर ठूस देता है। उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि जो कोई भी मैकन के ऊपर
हमला करेगा वो हमेशा के लिए नर्क में सड़ेगा। और इसी के साथ ही वो मैथ्यू को खत्म कर देता है। वहीं पर वो बाहर निकलते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि टाइम रहते मैंने यहाँ पर पाबेला के सीक्रेट चीजों को बाहर की तरफ निकाल लिया है। तभी उससे मुलाकात करने के लिए सिमोन आता है और वो उससे ये कहता है कि बॉस मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को सिग्नल भेज दिया है। तभी जो जेक होता है वो सिमोन के सामने आते हुए अपने स्वॉर्ड को अपीयर करते हुए ये कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो। वहीं पर जेक इसलिए ऐसा किया हुआ था कि क्योंकि यहाँ पर पाबेला के लोग आ चुके थे और उन्होंने उनके ऊपर हमला बोल दिया था। तभी जो जेक होता है वह अपने ब्लेज फील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन पाबेला के लोगों के ऊपर टूट पड़ता है और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडरग्राउंड पैसेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों लोग आ चुके थे। वहीं पर सिमोन अपने साथियों को ये बताता है कि सभी लोग हमारे नए बॉस को ग्रीट करो। इस पर सारे लोग जेक को ग्रीट करते हैं। वहीं पर जेक आगे ये कहता है कि हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे, अभी हमें मूव करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी हमें ट्रैक करना चालू कर देंगे। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग मूव करना चालू कर देते हैं। वहीं पर रास्ते में जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो लोग हमारे पीछे आ चुके हैं। तभी वो अपने साथियों को रोक कर ये कहता है कि रुक जाओ, हम लोग यहाँ पर से अलग होंगे। मैं उन लोगों को अपने पीछे लेकर जाऊंगा और तुम अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ पर से लेकर चले जाना। और जब तुम लोग यहाँ पर जाओगे तो तुम लोग सिंडिकेट के अंदर री से मुलाकात करना। अगर तुम मेरा नाम का इस्तेमाल करोगे तो वो लोग तुम्हारी बात को समझ जाएंगे। इस पर सिमोन परेशान होते हुए ये कहता है कि लेकिन जो प्रिंसेस है वो अब भी मेकन कार्टेल के अंदर है। जेक ये कहता है कि क्या तुम्हें यह लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले जानकारी नहीं ले रखी थी। वहीं पर इसी के साथ में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जेक ने क्लिप लियोनहार्ट के हायर किए हुए मर्सनरीज को एक लड़की को छुड़ाने के लिए कहा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस थी और वो इस जगह पर अभी सिमोन को ये बताता है कि उससे ऑलरेडी बचा लिया गया है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉन जुआन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खबरों को सुनकर डॉन जुआन गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या ये बात सेंस मेक करती है। हमारे पाबेला कार्टेल के ऊपर हमला किए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और इसी 1 महीने के अंदर हमारे ऊपर पाबेला के लोगों ने काफी दफा अटैक किया है और इस चीज की वजह से आधे एग्जीक्यूटिव हमारे मारे जा चुके हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो दोनों तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे, इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए इस रेकलेस से मिशन के अंदर भेजकर उन्हें खत्म करने की कोशिश करी थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने यहाँ पर मैथ्यू को मारकर पाबेला को गुस्सा दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। तभी जो इनमें से एक एग्जीक्यूटिव था वो डॉन जुआन से ये कहता है कि क्यों ना इस जगह पर आप कुछ टाइम के लिए मेकन से अपनी दूरी बना ले। इस पर डॉन जुआन ये कह रहा है कि तो तुम्हारे ये कहने का ये मतलब है कि मैं एक डरपोक की तरह भाग जाऊं। इस पर ये एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि नहीं, जो क्रेजी पायरेट्स हैं वो अभी के वक्त पर बदला लेने के लिए पागल हो चुके हैं। वह जरूर यहाँ पर ये बिना जाने हुए मेकन के अंदर वार करेंगे कि आप यहाँ पर है या फिर नहीं, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस पर डॉन जुआन ये कहता है कि तुम्हारा ये मतलब है कि तुम उन्हें यहाँ पर लाओगे और उन्हें एक ही बार में तबाह कर दोगे। वो एग्जीक्यूटिव हाँ में जवाब देता है और वो ये कहता है कि और हाँ, आप अपने विला के अंदर रहकर हमें कमांड कर सकते हैं। इसके लिए डॉन जुआन मान जाता है और वो ये कहता है कि जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, जो क्राइसिस होती है वो हमेशा हमें ताकतवर करती है और ये उससे अलग नहीं है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर बचे हुए एग्जीक्यूटिव हाँ में जवाब देते हैं। वहीं पर सारे एग्जीक्यूटिव के जाने के बाद वही सलाह दिखाने वाले एग्जीक्यूटिव को दिखाया जाता है जो कि यहीं पर था। तब उसके पीछे से जेक अपीयर होता हुआ उसके गले में स्वॉर्ड को रखते हुए ये कहता है कि तुमने काफी अच्छे से बात करी। इस पर वो एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि मैंने वही कहा जो कि तुमने मुझसे कहा था। तुमने ये कहा था कि मैं बॉस को उसके विला के अंदर भेजूं, तो प्लीज मुझे जिंदा रहने दो। लेकिन जेक उसे खत्म करते हुए ये कहता है कि तुमने काफी
काफी अच्छा काम किया और तुम्हारा शुक्रिया अदम। अब मैं इस जगह पर मेन डिश का मजा ले सकता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें डोंजुआ के विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंजुआन आ चुका था। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि वो कभी मुझे यहाँ पर ला पाएंगे, लेकिन मैं एक ही बार में उन लोगों को वाइप्ड आउट कर दूंगा। वहीं पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंजुआन मस्त बैठा हुआ था। तब उसे किसी की आने की एहसास होती है और वो ये कहता है कि मैंने किसी भी सर्वेंट को नहीं बुलाया था, यहाँ पर से रफा दफा हो जाओ। लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं कहता है। इस पर डोंजुआन गुस्सा होते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हुए ये कहता है कि मैंने कहा ना चले जाओ, लेकिन पीछे की तरफ साइमोन होता है। वो आगे ये कहता है कि क्या आप इस जगह पर अपने वेकेशन के अंदर रिलैक्स कर रहे हैं, जबकि जो सिचुएशन है वो काफी गंदी हो चुकी है। अच्छा सॉरी गाइज, ये सिमोन नहीं बल्कि जैक होता है। वहीं पर उसे देखकर डोंजुआन काफी हैरान हो जाता है। तभी वो आगे ये कहता है कि क्या तुम्हें यह लगता है कि मैंने कभी भी इस पोजीशन के अंदर आने के लिए इन खतरों का सामना नहीं किया है। वहीं पर वो आगे ड्रिंक को सर्व करते हुए ये कहता है कि ये बकवास है। तभी जैक उसके ड्रिंक को फोड़ते हुए ये कहता है कि ये काफी परफेक्ट है। मुझे ये लग रहा था कि तुम अपनी जान की भीख मांगोगे। अगर तुम ऐसा करते तो रिवेंज लेना काफी बोरिंग हो जाता। इस पर डोंजुआन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। वहीं पर वो ये कहता है कि गार्ड्स यहाँ पर आओ और इस बंदे को मेरे सामने झुकाओ। जैक ये कहता है कि कोई भी नहीं आने वाला है। यह सुनकर डोंजुआन हैरान हो जाता है। जैक आगे ये कहता है कि मैंने ऑलरेडी उन सारे लोगों को मार दिया है। मेरे पिछले लाइफ के अंदर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से दर्द दे सकूं और मैं हमेशा इसके लिए पछताता रहा। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब तुम मेरे सामने एक कुत्ते की तरह पड़े हुए हो, जो कि मैं पास्ट लाइफ में तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह था और मैंने तुम्हारी ऑर्डर की वजह से काफी सारे लोगों को मारा था। इस पर डोंजुआन घबराते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे ये कभी भी काम नहीं करवाए। इस पर जैक ये कहता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर मेरे सपने में क्या होता था। वहीं पर वो फौरन से डोंजुआन को पकड़कर दीवार में लगा देता है और वो उससे ये कहता है कि तुम मेरे सपने के अंदर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो कहवाया करते थे। मैंने भी तुम्हारे सामने काफी दफा ये लफ्ज कहे, लेकिन तुम लोगों ने हमारे खून के ऊपर इस जगह पर मौज मस्ती करी, तो अब तुम इस तरीके से भीख मांगो। वहीं पर वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी डोंजुआन आगे ये कहता है कि नहीं, मुझे गॉड ने चूज किया है, मैं यहाँ का सेवियर हूँ। तभी जैक उसके कान को काट के अलग कर देता है और वो उसे काफी अच्छे तरीके से टॉर्चर करता है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब तुम धीरे धीरे मरो। वहीं पर इसी के साथ ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक री से मुलाकात करने के लिए आता है। वहाँ पर सिमोन भी मौजूद था। वहीं पर री जैक से ये पूछते कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। जैक ये कहता है कि हम, और मुझे ये बताओ कि आखिर सिंडिकेट के अंदर क्या चल रहा है। री ये कहती है कि तुम जैसा चाह रहे थे वैसा ही हुआ। यहाँ पर जितने भी लोग पावेला के साइड ले रहे थे उन सारे एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पर डोंजुआन के जरिए ही मारा गया और जो यहाँ पर फील्ड ऑपरेशंस है वो अब मैं संभाल रही हूँ और ये सारी चीजें बढ़िया चल रही है। तभी जैक उसे कुछ देते हुए ये कहता है कि ये बढ़िया है, अब से तुम इस सिंडिकेट को संभालने वाली हो। वहीं पर इन कागजात को देखकर री ये पूछती है कि आखिर ये क्या है, क्या ये रियनहार्ट मर्चेंट ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं पर जैक अपने बालों को रखते हुए ये कहता है कि मुझे ये सुनने को आया है कि जो मर्चेंट ग्रुप है वो यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने वाली है और इस चीज की वजह से हम लोग काफी हाई क्वालिटी के सोमा को प्रोड्यूस करते हुए उनके जरिए डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। अगर हम लोग सोमा को अच्छे से रिफाइन करते हैं तो वो एक दवाई बन सकती है और जो उनकी ट्रांसपोर्टिंग है वो तुम्हारे हवाले कर देंगे। इस पर री हैरान होते हुए कहती है कि और आखिर जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होगा और उससे कौन जलाएगा। वहीं पर जैक
जा रहा था, री उससे ये पूछती है कि अगर उसके अंदर हमारा नाम होगा तो मुझे ये नहीं लगता है कि हम लोग कानून के सफेद साइड पर आ पाएंगे। जेक जाता है, वह ये कहता है कि जब हम लोग कुछ को किंगडम की हेल्प करेंगे तो हमें हमारी कल्टीवेशन परमिट मिल जाएगी और उसके बाद मेरे पास सारी चीजों के लिए प्लान है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। वहीं पर री उसे रोकती रह गई, लेकिन जेक यहाँ पर से चला गया। वहीं पर जंगल में जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि चलो सारी चीजों को यहाँ पर साफ सफाई कर ले। तभी वो आगे ये बताता है कि मुझे यहाँ पर प्रिंस केलोस से यहाँ पर पर्सनल इनविटेशन आया है। यहाँ पर देकर ने मुझे ये बताया था कि बैंक्वेट के बाद से जो प्रिंस था वो इस जगह पर वापस नहीं आया है और वो अभी एटलस के अंदर ही रहने वाला है, लेकिन उसे यहाँ पर से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर जाने में कुछ दिन लगेंगे। अगर मैं वहाँ पर लेट पहुँचता हूँ तो वो जो बंदा है उसे मेरे ऊपर शक हो सकता है, इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा, वरना उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो मैक्कन बर्बाद हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। वहीं पर जेक आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि शायद से उन्होंने मेरे ऊपर शक कर लिया है और इस चीज की वजह से उन्होंने मुझे समन किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। तभी वो इस जगह पर अपने 600 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम के जरिए एटलस होटल स्काई लॉन्ज के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं पर वो उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि कैलोस को यहीं पर होना चाहिए। वहीं पर जो कैलोस था वो यूरी की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि जेकब तुम इस जगह पर आ जाओ। वहीं पर मैं एबल को भी दिखाया जाता है, वो भी इस जगह पर होता है और वो काफी अजीब सी स्माइल जेक की तरफ दिखा रहा था। वहीं पर जेक आगे प्रिंस केलोस को ग्रीट करते हुए ये कहता है कि मैं जेक ड्रैकर आपको अपनी रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप मुझे देखना क्यों चाहते थे? प्रिंस केलोस ये कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक काफी सीरियस मामले के लिए बुलाया है। तभी वो अपने हाथ में ड्रिंक को लेकर जेक के पास जाकर उससे ये कहते हैं कि भले जो विलियम और एबल है वो अपने काम के अंदर काफी बढ़िया है, लेकिन वो लोग जल्दी नशे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि जल्दी नशे के अंदर नहीं जाते हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो पिछली दफा मैंने यही इंप्रेशन इनके ऊपर छोड़ा था। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर एबल और विलियम भी मौजूद है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों ने आपस में क्या बातें करी होंगी और एबल की आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि वो मुझसे अलग से बात करना चाहता है। तभी प्रिंस जेक से आगे ये कहता है कि चलो यहाँ पर खड़े रहने की अब जरूरत नहीं है, बैठकर ड्रिंक करो। वहीं पर इसी के साथ ही ये सारे लोग बैठकर ड्रिंक करते हैं। वहीं पर कुछ टाइम के बाद जो विलियम होता है वो पिए हुए प्रिंस को यहाँ पर से लेकर चला जाता है, लेकिन जेक को अभी तक नहीं चढ़ी होती है क्योंकि जो उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस थी उसने अल्कोहल को पॉइजन मानते हुए उसे खत्म कर दिया होता है। ये देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे अभी तक चढ़ी नहीं, मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी उसके सामने एबल आकर उससे ये कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे ये सुनने को आया था कि तुम क्लोज डोर ट्रेनिंग के अंदर थे, शायद से मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया ना। जेक ये कहता है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन मुझे ये गुस्सा आ रहा है कि मैंने बिल्कुल भी आगे प्रोग्रेस नहीं किया। इस पर एबल ये कहता है कि तो ये अच्छी बात है, तो मैं तुम्हारे पास बैठूंगा और चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। वहीं पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये बंदा मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला है। वहीं पर एबल जेक से आगे ये पूछता है कि आखिर तुम हाउस ड्रैकर के बारे में क्या सोचते हो? वहीं पर वो आगे सीरियस होकर ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ड्रैकर्स को एक दिन तबाह कर दूं। वहीं पर ये सुनकर जेक फौरन से पीछे की तरफ हट जाता है। एबल उससे ये कहता है कि तुम्हारे अंदर से तो वही
ही महक आ रही है जो कि मेरे अंदर से आ रही है। यह स्मेल इस टाइप की है जिसने की काफी सारे बैटल्स लड़ी है और काफी जीत हासिल करी है, और इसी टाइप का एक प्योर ब्लड ड्रैगन स्लेयर को ऐसा होना चाहिए था। और तुम इसके लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल हो। तुम एक शिकारी की तरह महकते हो। अगर तुम सच में मेरी तरह एक शिकारी हो तो मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ तुम उसे समझोगे। यूरी अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये लोग तो हमेशा ब्लड लाइन के बारे में बात करते हैं। जेक आगे एबल से ये कहता है कि तो इसी चीज की वजह से आप एम्पायर के साथ हैं ताकि आप उन्हें भी तबाह कर सके। इस पर एबल आगे ये कहता है कि काफी सारे लोग ये कहते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट एटलस है, लेकिन मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। हमें हर एक चीज के अंदर हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम्हें इसके लिए ताकतवर रहना होगा। तुम इस जगह पर रोमन एम्पायर को देख सकते हो जो कि इस जगह पर लगातार रोड्स बना रहे हैं। वो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ और यहाँ तक कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को भी एक में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो रोड्स कंप्लीट हो जाती है तो सारी जगहों की जो रिसोर्सेस है वो रोम के अंदर जाना शुरू कर जाएगी, और इसके बाद जो ये दुनिया है वो अब से काफी बेहतरीन होगी। एक ऐसा राज्य बनेगा जहाँ पर सारे लोग एक होंगे। इस पर जेकी ये कहता है कि एक एम्पायर का एम्परर ही ऐसे शब्द कह सकता है। वहीं पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि काइन जिम्मन से जिससे कि मेरा सामना हुआ था और वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है जिम्मेंस, वो इस जगह पर एबल की एक स्पॉन्सर फैमिली है। ये सारी चीजें सुनकर मुझे ये पता चल चुका है कि जो एबल है और जो जिम्मेंस और जो एम्पायर है वो साथ में जुड़े हुए हैं। वहीं पर एबल आगे जेक से ये कहता है कि जेक तुम मेरे खून के रिश्ते हो, इसलिए मुझे ये बिलीव है कि तुम्हारे पास जिस तरीके का टैलेंट है तुम्हें उसी तरीके का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ में आ जाते हो तो मुझे काफी बेहतरीन तोहफा मिलेगा, इसलिए जेक मेरे पास आ जाओ। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो ये मुझे अपने कैंप के अंदर लेना चाहता है। तभी जेक आगे ये कहता है कि आपका इस ऑफर के लिए शुक्रिया आदम। हालांकि वो पीछे मुड़कर जाता हुआ ये कहता है कि लेकिन मैंने अपने माइंड को ऑलरेडी बना लिया है जो कि काफी डिफिकल्ट है। एबल सीरियस होकर ये कहता है कि तुम इसके लिए पछताओगे। जेक जाता हुआ ये कहता है कि मैं नहीं पछताऊंगा। वहीं पर बाहर जाने के बाद जेक काफी गुस्से में अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि मैं उसका तरह एक हथियारा बनूंगा? नहीं। वहीं पर थोड़ी देर के बाद विलियम इस कमरे के अंदर आकर एबल से ये पूछता है कि आखिर तुम अकेले क्यों हो? एबल कहाँ पर है? इस पर एबल काफी खतरनाक लुक के साथ ये कहता है कि जो मेरा प्यारा छोटा भाई है वो मुझसे अलग रास्ते पर चलना चाहता है और इस चीज की वजह से मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे उस उगने वाले वृक्ष को काटना पड़ेगा। यह सुनकर विलियम भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें जेक को दिखाया जाता है जो कि वल्हाला आ चुका था और वो डीन के ऑफिस के सामने खड़ा था। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं अब 17 साल का हो चुका हूँ और मैं वल्हाला के अंदर सेकंड ईयर में हूँ। ऑफ कोर्स मैं पूरे 5 साल यहाँ पर ग्रेजुएट होने के लिए नहीं रुकने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अर्ली ग्रेजुएशन एप्लीकेशन को सबमिट किया है ताकि वो मेरे से ग्रेजुएशन की एग्जाम पहले ही ले ले और इस चीज की वजह से मेरा उसका टेस्ट होने वाला है। तभी यहाँ पर डियागो एक बंदे के साथ आते हुए जेक से ये कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर डीन से मुलाकात करने के लिए आए हुए हो? उसे देखकर जेक हाँ में जवाब देता है, लेकिन डियागो को किसी के साथ देखकर जेक उस बंदे के बारे में पूछता है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा, आखिर ये बंदा कौन है? वहीं पर इसी के साथ ही हमें डीन के ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन इन लोगों से ये कहते हैं कि जेक, डिएगो और आस्था तुम तीनों की टाइमिंग काफी अच्छी
पूछा है, और बताओ आस्था आखिरी हफ्ता कैसा था। वहीं पर आस्था का नाम सुनते के साथ ही जे काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो आस्था एलादोल्फ था वो एक इल्यूजनरी नाइट माना जाता था उसके पास्ट लाइफ के अंदर, और वो साथ ही साथ डिवाइन नाइट्स में से एक डिवाइन नाइट भी था जिसके बारे में उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता था। और जेक इस बात से काफी हैरान था कि वो उस जैसे मॉन्स्टर से यहाँ पर मुलाकात करेगा। वहीं पर आस्था आगे ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा दिन, मेरे इंसोमानिया की वजह से मुझे क्लास में अटेंड करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो उसकी इंसोम्निया है वो काफी बढ़ चुकी होगी। तभी डियोगो आस्था से ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सोना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर सुला सकता हूँ। आस्था ये कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा सर दर्द कर रहा है, क्या तुम शांत हो सकते हो? जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर आस्था एम्पायर के साइड था, अगर ऐसा है तो मुझे काफी कोशिशें करनी होगी आस्था को मेरे साइड में लाने के लिए। तभी दीन आगे उनसे ये कहते हैं कि मैंने सिंपल सी चीज के लिए तुम तीनों को यहाँ पर बुलाया है। तुम दोनों ही एक ही टाइम पर यहाँ पर अर्ली ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था, और साथ ही साथ बाकी प्रोफेसर ने भी ये बताया कि जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन के लिए उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस मिशन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे एबिलिटीज को एवेल्यूएट करने के बारे में सोचा है। वहीं पर वो उन मिशंस के कागजात को इन लोगों को दे देते हैं, और वो दिन आगे ये बताते हैं कि क्या तुम लोगों ने कभी ब्लैक नाइट की याक्षा के बारे में सुना है? जेक आगे ये कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो एक आउटलो है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट का दुश्मन है। वहीं पर जेक उस बंदे के बारे में बताता है कि वो एक ऐसा दुश्मन है जिसे कि पूरे कॉन्टिनेंट के लोगों ने एक दुश्मन मान लिया है, जिसे कि एलिमिनेट करना काफी जरूरी है, और वो अभी के वक्त पर डेल्फोह के अंदर मौजूद है। और दीन ने हमें ये बताया कि हमारा मिशन ये है कि हमें इस जगह पर डेल्फोह के नाइट ऑर्डर के साथ मिलकर याक्षा को खत्म करना है। वहीं पर दीन आगे ये बताते हैं कि जो आउटलोस होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ओरा को लोगों को मारने के लिए डेवलप करते हैं। जो उनकी कॉम्बैट स्टाइल होती है वो नाइट से काफी डिफरेंट होती है। इसलिए हमें ये रिक्वेस्ट मिला था कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर पर्पल नाइट या उससे ऊपर वाले लोगों को ही वहाँ पर भेजें, और साथ ही साथ इससे ये बात जाहिर होती है कि ये मिशन आसान नहीं होगा। जो कोई भी पीछे हटना चाहता है वो पीछे हट सकता है। तभी डियागो आगे ये कहता है कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, आखिर हमें कितने राउंड्स तक मिशन को कंप्लीट करना होगा? डीन ये बताते हैं कि यहाँ पर 3 राउंड्स होने वाले हैं और ये पहला राउंड है। इस पर डियागो ये कहता है कि ठीक है। वहीं पर डीन आगे और भी बोलते हैं कि क्या किसी को क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मांगता है। तो डीन ये कहते हैं कि तो इसका मतलब सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ठीक है यहाँ पर से जाओ और सारी तैयारियां करो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें आस्था को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को पकड़कर कहीं पर जा रहा था। तभी उसके पीछे जेक आ जाता है और वो उससे ये पूछता है कि आस्था क्या तुम्हें इस जगह पर इंसोम्निया की कोई दवाई चाहिए? और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ओके, अलविदा।